Good morning 10th class. How are you beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, today we are going to discuss some important questions from chapter 4th history, the age of industrialization. And first question is, why did some industrialists in 19th century Europe prefer hand labor over machines? कि 19th सेंचुरी के अंदर कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे यूरोप के अंदर, वे हाथ से बने हुए सामान को प्रेफरेंस क्यों देते थे या मजदूरों को प्राथमिकता देते थे मशीनों के ऊपर, कि मशीनें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए हैंड लेबर, हाथ से काम करने वाले मजदूर चाहिए। तो कारण क्या रहे? लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट है बेटा, देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वुमेन लेबर, कि उस समय वुमेन लेबर की कोई कमी नहीं थी, वो भी स्किल्ड लेबर, तो मशीन की आवश्यकता नहीं थी। पुअर पीजेंट्स एंड लेबरर्स मूव टू सिटीज़ इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ वर्क, तो बहुत सारे गरीब लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ आ रहे थे और वो बड़ी संख्या में काम की तलाश में थे, तो लेबर की कोई डिफ़िकल्टीज नहीं थी, ना कोई शॉर्टेज थी और सस्ते दामों पर लेबर मिलती थी। व्हेन देयर वाज प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेज वर लो, तो दिहाड़ी भी कम थी। सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज, दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स बिकॉज दे रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो मशीनों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी, बड़े स्तर के ऊपर पूंजी निवेश करनी पड़ती थी, पूंजी लगानी पड़ती थी, जबकि मज़दूरों के मामले में ऐसा नहीं था, मज़दूर सस्ते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल, तो कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जहाँ पर मज़दूरों की जो डिमांड थी वो मौसम के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। इसलिए जब कुछ इंडस्ट्रीज़ में मौसम के अकॉर्डिंग जब मांग कम हो जाती, मज़दूरों को हटाया जा सकता था, परंतु मशीनों को नहीं हटाया जा सकता था। मशीनों पर तो एक बार पूंजी लगा दी, जो कैपिटल इन्वेस्ट कर दी वो कर दी, जबकि मज़दूरों को हटाना आसान था। तो कुछ इस तरह के इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी थी? गैस वर्क्स एंड ब्रेवरीज होती शराब बनाने की जो फैक्ट्री होती हैं, वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ, तो सर्दियों के महीनों में गैस का जो कार्य था वो और शराब बनाने का जो काम था, शराब की जो भट्टियाँ थी, इन पर काम ज़्यादा हो जाता था। तो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड, पीक होता है जो बिल्कुल ऊंचा शिखर, डिमांड मांग, तो मांग ज़्यादा बड़ी होती थी, उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा वर्कर्स की आवश्यकता होती थी, तो उसमें ज़्यादा वर्कर्स लगा देते थे और जब ज़रूरत नहीं होती तो हटा देते थे। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड, कैटरिंग होता है सप्लाई, तो क्रिसमस के समय जो डिमांड बढ़ जाती थी उसकी पूर्ति के लिए जो बुक बाइंडर हैं या प्रिंटर्स हैं उनको रखा जाता था। टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स, तो उनको ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती थी बाइंडिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, खासकर दिसंबर से पहले, क्रिसमस के आसपास, ईस्टर के आसपास जो त्यौहार थे उन पर ज़्यादा डिमांड बढ़ती थी। इस तरह से शिप जो रिपेयरिंग का काम होता था वो सर्दियों में होता था, क्योंकि पानी जम जाता था और शिप नहीं चलते थे, तो इस समय व्यापारी आराम करते थे, जहाज़ों की मुरम्मत होती थी, तो यहाँ पर लेबर की ज़्यादा आवश्यकता होती थी, तो यहाँ लेबर इस टाइम पर रख लेते थे और जिस टाइम उनको ज़रूरत नहीं होती थी उनको हटा देते थे। इसलिए लेबर को प्रेफरेंस देते थे किस पर? मशीन्स के ऊपर। नेक्स्ट है प्रेफरेंस प्रीफर हैंड एम्प्लॉइंग लेबर फॉर द सीज़न, तो सीज़न के अकॉर्डिंग क्या करते थे? मजदूर रख लेते थे और जब उनको सीज़न के ऊपर, सीज़न ख़त्म होने के बाद जब डिमांड कम हो जाती थी प्रोडक्शन की या काम की, तो उनको फिर मजदूरों को हटाया जा सकता, जबकि मशीनों के बारे में ये संभव नहीं था। थर्ड पॉइंट है, अ रेंज ऑफ पीपल केम टू बी सिम्बोलाइज्ड रिफाइनमेंट, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कुछ प्रोडक्ट्स इस प्रकार के थे, उत्पादन इस प्रकार के थे जो कि शुद्धता के प्रतीक थे, जो कि हाथ से बुने हुए होते थे, और बहुत सारे लोग हाथ से बने हुए माल को ही प्रेफरेंस देते थे, वरीयता देते थे। एंड क्लास एंड दिस कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद हैंड लेबर, तो ये ज़्यादातर
हाथ से ही ये प्रोडक्शन तैयार हो सकता था, इसलिए इनकी एक डिमांड थी एक विशेष वर्ग के अंदर। मशीन could be used to produce uniform and standardized goods for a mass market। मशीनों का प्रयोग कहाँ हो सकता था? could be used to produce यूनिफॉर्म था एक जैसा, एंड स्टैंडर्डाइज्ड एक जैसे स्तर का तो सामान था, उसके लिए उसके उत्पादन के लिए मशीनों का यूज़ हो सकता है। मशीन तो सारी चीज़ें एक जैसी बनाएगी। अगर एक मशीन से आप कोई सामान बना रहे हैं, चाहे उसके 100 पीस बनाएं, 10 पीस बनाएं, 50 पीस बनाएं, वो सब एक जैसे होंगे। बट द डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विद इंट्रिकेट डिजाइन। इंट्रिकेट होता है एक तरह जटिल जो संरचना होती है, हाथ से जो कुशलतापूर्वक जो काम किया जाता है उसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पर ये वर्ड। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि हाथ से जो जटिल संरचना होती है उसके लिए इस तरह के जो डिज़ाइन होते थे जो हाथ से बनाए जाते थे उनकी एक विशेष मांग होती थी। एंड स्पेसिफिक शेप्स, उनका एक विशेष शेप भी होती थी, विशेष आकार होता था, विशेष आकृति होती थी, उनकी अपनी एक डिमांड होती थी, लोगों का अपना एक शौक था। द अपर क्लासेस तो उच्च वर्ग के लोग हैं, द अरिस्टोक्रेट्स एंड द बॉर्गोइज तो पूंजीपति हैं, धनवान हैं, या अरिस्टोक्रेट हैं या उच्च वर्ग के जो सम्भ्रांत वर्ग के जो लोग थे वो हाथ से बनी हुई वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करते थे। Preferred things produced by hand. Handmade products came to be symbolize refinement and class। तो हाथ से बने हुए माल जो बना हुआ जो माल था, जो प्रोडक्ट था, वो प्रतीक था शुद्धता का और एक क्लास का, एक उच्च कोटि का प्रतीक माना जाता था। दे वर बेटर फिनिश्ड, उनकी जो फिनिशिंग थी अच्छी होती थी। इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड, और जो कुशल कारीगर थे उनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर उनका निर्माण किया जाता था और सावधानीपूर्वक उनका जो था डिज़ाइन तैयार किया जाता था। मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज, और मशीनों द्वारा उत्पादित जो माल था वो मोस्टली कॉलोनी में जो उपनिवेश थे कॉलोनीज उनमें एक्सपोर्ट के लिए होता था। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हार्म डिड द ओपियम ट्रेड ऑफ द यूरोपियन कॉज टू चाइना इन द 19th सेंचुरी। कि 19th सेंचुरी के अंदर ओपियम का जो ट्रेड था, अफीम का जो व्यापार था चाइना के साथ यूरोपीय लोगों का, उसका क्या नुकसान रहा चाइना के ऊपर। इम्पीरियलिस्ट डोमिनेशन ऑफ चाइना बिगेन विद द ओपियम वार। अफीम के युद्धों के साथ ही चाइना के ऊपर जो साम्राज्यवादी प्रभुत्व था उसकी शुरुआत हो गई। द ब्रिटिश मर्चेंट स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इंडियन ओपियम विद चाइना ऑन अ लार्ज स्केल। तो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो भारत से बड़े स्तर के ऊपर लार्ज स्केल पर चाइना से ओपियम ट्रेड करते थे, अफीम का व्यापार करते थे, उसकी स्मगलिंग भी करते थे। द इलीगल ओपियम ट्रेड वाज हाईली प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल क्या होता है? लाभदायक। तो जो गैरकानूनी अफीम का व्यापार था चाइना के साथ, उससे ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनको बड़े स्तर के ऊपर लाभ मिलता था टू द ब्रिटिश ट्रेडर्स। बट इट कॉज्ड इमेंस हार्म टू द चाइनीज, परंतु इससे चाइनीज लोगों को व्यापक हानि हुई। द फॉरेन मर्चेंट्स कैरिड ऑन एक्सटेंसिव स्मगलिंग ऑफ ओपियम ऑल अलोंग साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना। तो दक्षिण जो पूर्वी जो कोस्ट है उस पर अंग्रेजी जो व्यापारी थे उनके द्वारा बड़े स्तर के ऊपर जो स्मगलिंग का जो काम था अफीम का, वो लगातार जारी रहा, लगातार तस्करी होती रही अफीम की। इससे क्या हुआ कि जो चाइनीज़ लोग थे वो इसके एडिक्ट हो गए, आदी हो गए, और उनका मॉरल, फिजिकल और फाइनेंशियल तीनों प्रकार का नुकसान हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओपियम ट्रेड प्रूव्ड वेरी हार्मफुल फॉर द चाइनीज। Students, I hope you will have understood these questions very clearly. You will have to write these questions in your fair notebook and learn them properly. Respected parents are requested to help their wards in their study work and motivate them to complete their home assignment regularly. Thank you. Have a nice day.